हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन का यह प्राचीन इतिहास का कंप्लीट वीडियो होगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ये बीपीएससी प्री के अलावा बिहार दरोगा, बीएसएससी और अन्य जितने भी बिहार के एग्जाम्स हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होगा वीडियो। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कृषि और पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, सबसे पुराना साक्ष्य वह कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि 7000 से 5500 ईस्वी पूर्व के बीच मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान, देखिए एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आपको मिलेंगे, पूछे जाएंगे आगे। ठीक है, देखिए कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईस्वी पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के लिए पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि आपका पाकिस्तान के बलूच में स्थित है। तो अगर वही ऑप्शन में रहता आपको मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पे है, तो आपका बलूच हो जाएगा, पाकिस्तान। यहाँ से 7000 से 5500 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीहवा, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। चावल मूसी में चावल की भूसी का भी साक्ष्य यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। टोटल 116 प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए लास्ट तक आप बने रहिएगा। देखिए दूसरा, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग, ये तो बार बार रिपीट होता है फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे एसएससी हो गया, आपका एसएससी जीडी की वैकेंसी है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, रेलवे के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कैल्कोलिथिक युग को क्या कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग को किस नाम से जानते हैं? आपको होगा ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए, ताम्रपाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति अगर पूछ दे तो क्या होगा? तांबा के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण भी जिसमें मिलता था। तीसरा देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हड़प्पा काल के मिट्टी की बर्तनें जो थी वह लाल रंग की होती थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। अभी देखे होंगे आप, कुम्हार लोग जो होते हैं हाथ से चालित चाक का प्रयोग करते हैं, लेकिन हड़प्पा के समय में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइनर के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणी में बांटा गया था। तो बिना डिजाइनर वाले बर्तन तथा दूसरा चित्रित मृत भांड। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रूप से ग्रहण कर लेते थे। तो रंग कैसा होता था इसका? लाल होता था। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन के बारे में। चौथा प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर या फिर आदि ऐतिहासिक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का काल, तो क्या हो जाएगा? गेस कीजिएगा अपना आंसर। इस सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आध ऐतिहासिक काल में पड़ता है सिंधु
सभ्यता। देखिए, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान के पहले का काल प्रागैतिहासिक काल का, यानी जिस काल का कोई भी रिटेन यानी लिखित विवरण, लिखित चीज़ें उपलब्ध नहीं है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की ही सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान है। आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है लिखित विवरण मिलता है, इसीलिए हम इसको प्रागैतिहासिक तो नहीं होगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक में लिखित विवरण नहीं मिलती। यहाँ पे आदि ऐतिहासिक इसको आंसर होगा। लेकिन हालांकि लिखित विवरण तो मिला है, परंतु इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। 5वां देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे आंसर इसका होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्के ईंट से बनी इमारतें जो है सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। पक्की ईंट से, देखिए यहीं पे आपका आंसर है, पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह की पक्की ईंटें हैं जिनमें जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। 6ठा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा रिपीट होता है। हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह कौन सा है? आप सही कर पा रहे होंगे इसको, लोथल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद के जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह। ठीक है, तो इसको ऐसे पूछ सकता है कि लोथल वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो आंसर होगा गुजरात के अहमदाबाद जिले। या फिर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा आपका भोगवा। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन आपको काफ़ी हेल्प करेगा अन्य परीक्षाओं में प्रश्न को सोल्व करने के लिए। देखिए 7वां, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। टेराकोटा, ठीक है, लोथल पीछे हमने पढ़ा था, वह गुजरात में मिला है। टेराकोटा का साक्ष्य जो है वह कहाँ पर मिला है? देखिए, धौलावीरा, कालीबंगा, बनवाली या फिर लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनवाली में टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ? ऑप्शन बी। देखिए, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। ठीक है, साक्ष्य बोल सकते हैं इसको। टेराकोटा कहाँ से? बनवाली से। बनवाली कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। 8वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो ये हो जाएंगे वी स्मिथ। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए घोष, जे.पी. जोशी आदि भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिए। अतः स्पष्ट है कि वी स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे। ये जो थे क्या थे? एक इतिहासकार थे। तो आंसर वी स्मिथ था इस प्रश्न का। 9वां देखिए, बोजक कोई का महत्व इसलिए है कि, चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से, बोजक कोई का महत्व तो हो जाएगा कि वहाँ के जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही प्रश्न आंसर होगा। देखिए, बोजक कोई
से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्य जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण व नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से ही होकर भारत आए थे। 10वां प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार रिपीट होता है। 10 राजाओं का जो युद्ध है वह किस नदी के तट पे लड़ा गया था? गेस कीजिएगा अपना आंसर। तो ये हो जाएगा आपका पुरुषनी नदी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए इसके बारे में, दशराज युद्ध, जिसको दशराज युद्ध भी कहा जाता है, यह पुरुषनी नदी जिसका वर्तमान नाम क्या है? रावी। इस याद रखिएगा, पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? रावी। तो अगर ऑप्शन में रहे किस नदी के तट पर और रावी दिया रहे तो आंसर रावी होगा। इसमें भारत के राजा सुदास ने 10 राजाओं का एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुवर्सु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। तो पूछ दे अगर कि दशराज युद्ध का पुरोहित कौन थे, तो होगा विश्वामित्र। कौन कौन शामिल हुए थे आप देख लिए, अनु, दुह, यदु, पुरु और तुवर्सु के अलावा 5 अन्य लघु जनजातियों का समूह था इसमें। 11वां देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये भी रिपीट होता है। ऋग्वेद का कौन सा जो मंडल है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये डायरेक्ट लूसेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लूसेंट को अच्छे से आप जरूर पढ़िए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इसका सही आंसर हो जाए 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। देखिए ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। नवम मंडल के सभी 114 मंत्र जो है वह सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का भी उल्लेख किया हुआ है। बराबर है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, सोम को कौन सा मंडल समर्पित है, यहाँ पे 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो आंसर तो सेम ही होगा, सोम को समर्पित। तो ऑप्शन डी होगा, सोम और इस पेपर नामकृत देवता को। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। देखिए गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में, पूछ दे गायत्री मंत्र कौन सा मंडल में है, तो होगा आपका 3य मंडल। इसके रचनाकार तो विश्वामित्र। कौन सा वेद? आपका ऋग्वेद। तो 3 प्रश्न यहाँ से आपको याद हो गए। अगला देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए काफ़ी आसान सवाल। महावीर स्वामी यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 ऐसे टॉपिक है जिससे हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इन दोनों टॉपिक का एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए उसको 97 में पूछा, 2005 में पूछा और फिर से 2011 में ये रिपीट हुआ है। तो 3 बार बीपीएस से नहीं, इसको डायरेक्ट रिपीट कर दिया। महावीर स्वामी का जन्म, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंडग्राम में होगा। कहाँ होगा? कुंडग्राम, ऑप्शन ए। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर जो कि वैशाली के पास पड़ता है, लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ। उनकी माता का नाम याद कर लीजिए, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ याद करना है। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। वैष्णवी के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की ये बहन थी, तथा पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि जात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है वह आपका 540 ईस्वी पूर्व है। तो इसको आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म ये आपको 540 एनसीईआरटी ओल्ड में दिया हुआ है। इसी आधार पर अन्य प्रकाशकों ने भी यह जन्म तिथि अपनी पुस्तक में अंकित कर दी है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। महावीर स्वामी की सही जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले
काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म आपको याद होगा 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में महावीर स्वामी का जन्म 599 है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व और बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व होगा फाइनल, ठीक है। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला। त्रिशला कौन थी? चेटक की बहन थी। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि जात्रिक कुल के थे। याद हो गया काफ़ी चीज़ यहाँ से। अगला देखिए, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, पावापुरी, सांची या समस्तीपुर? आसान सवाल। महावीर की मृत्यु जो है वह कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी में। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 599 वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व, ध्यान दीजिएगा इसको, 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, यानी उनकी मृत्यु होती है पावापुरी में 527 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो महावीर का जो प्रथम शिष्य था वह था जामली, ठीक है, जमाली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, सेम चीज यहाँ पे है। महावीर की पत्नी का नाम पूछे तो यह यशोदा हो जाएगा। उन्होंने प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। तो महावीर स्वामी की बेटी का नाम प्रियदर्शना। उनकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था? जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो कि बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना था और यही उनके प्रथम शिष्य थे। यानी महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य जमाली था वह कौन था? उनका दामाद था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुत रतवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। तो पूछ दे, बहुत रतवाद संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो आंसर होगा जमाली। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिसमें गांधार कहा जाता है, निम्न प्रकार थे। तो इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। इसके अलावा आर्यवक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, मैत्रेय और प्रभास, ये सभी के सभी जो थे वह शिष्य थे महावीर के। 17वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? यानी सबसे पहले का जैन ग्रंथ। 12 अंग, 14 पूर्व, 12 उपोंग या फिर 14 उपूर्व? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व, ठीक है। देखिए, तो 14 पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रवाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन सर्वप्रथम जो है जैन सभा में किया गया था। 18वां देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? इंपॉर्टेंट, धर्म चक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश तो महात्मा बुद्ध के द्वारा यह सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपटन, जो कि वर्तमान में सारनाथ है, वहाँ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारण, दुख का अंत एवं उनके समाधान से संबंधित था, जिसको चार आर्य सत्य भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको याद हो गया ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 6 वर्ष की साधना के बाद। कहाँ पर? पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ पर हुआ? सारनाथ में, जो कि प्राचीन उसका नाम ऋषिपटन था। तो ये सभी चीज़ें आपको याद हो गया। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। टोटल 116 प्रश्न है, ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा।
19वां देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका कुशीनगर में, ऑप्शन सी सही होगा। 2 बार देखिए बीपीएससी रिपीट किया इसको। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, पीछे जो क्वेश्चन था। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली एवं कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ पर हुआ था? कोसल राज्य में हुआ। कोसल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। तो अगर पूछ दे प्रसेनजीत किसका फॉलोअर था तो हो जाएगा बौद्ध धर्म का। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की अम्र वाटिका में ठहरे। उसने बौद्ध को सुकर मदब खाने को दिया। इससे उन्हें रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर पहुंचे। यहीं 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, जिसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो उनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? कुशीनगर में। नेक्स्ट देखिए, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? आसान सवाल लेकिन इंपॉर्टेंट। त्रिपिटक जो है किस धर्म का पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी। देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भाग में बांटा गया, जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। ये कौन कौन है 3? पहले तो हो गया विनय पिटक, इसको भी याद रखिएगा। विनय पिटक में किस चीज़ का वर्णन किया हुआ है? तो होगा संघ संबंधी नियम हुआ, आचार की शिक्षाएं। पूछ देता है कि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस चीज़ को उल्लेखित करता है, तो इसलिए आपको याद करना है इसको। सूत पिटक देखेंगे तो इसमें आपका महात्मा बुद्ध के सभी वचन का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत का संकलन किया गया है। 21वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान है? इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कॉमन चीज जो है क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मदमन। देखिए, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या एवं शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। यहाँ पे मैं कमेंट में बताऊंगा, थोड़ा डाउट लग रहा है। कॉमन चीज़ें जो है वह अहिंसा ही है, ठीक है, आत्मदमन नहीं होगा। ओ सॉरी, समान नहीं है। समान अगर पूछे कि कौन सा चीज़ जो है समान है तो होगा अहिंसा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है समान नहीं है तो हो जाएगा आपका आत्मदमन, ठीक है। जैन धर्म में लोग आत्मदमन यानी शरीर का त्याग करते हैं, लेकिन ऐसा चीज़ बौद्ध धर्म में नहीं है। तो समान अगर पूछे कि कौन सा चीज़ समान है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो आंसर क्या होगा? अहिंसा होगा। लेकिन समान नहीं है, कॉमन नहीं है, तो होगा आपका आत्मदमन। 22वां देखिए, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो होगा पंचम पीढ़ी का, ऑप्शन सी। देखिए, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। हिंसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। तो अगर पूछे कि बोधि वृक्ष का मूल वृक्ष को नष्ट किसने किया था, तो आंसर होगा शशांक। इसके बाद इस स्थान पर 2 वृक्ष और वृक्ष रोपित किए गए जो कि नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया। तो पूछ दे वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है उसको किसने लगवाया था, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार, यानी पीपल वृक्ष पे आप जो पत्ते हैं उसको भी तोड़ नहीं सकते हैं, कानून जुर्म होगा वो। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र एवं एक बार पूर्व बर्मा एवं अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है।
बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी बताया गया, इसीलिए आपको आंसर जो है वह 5वीं पीढ़ी होगा। लेकिन आयोग जो है इस प्रश्न को विवाद के कारण कैंसिल कर दिया था। तो आपको अगर पूछे तो 5वीं पीढ़ी ही बताना है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के साइट पे 5वां ही दिया हुआ इसको। 23वां देखिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आजीविकाओं के द्वारा। देखिए, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविका, देखिए आजीविकाओं के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपाड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ये भी कई बार पूछा गया है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखिली गोशाल, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, मखिल गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता था, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। पाटलिपुत्रा का संस्थापक, आसान सवाल लेकिन बार बार रिपीट होता है ये भी आपका। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? ये होगा आपका ऑप्शन ए, उदयन। देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयदीन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? सेम सवाल को अलग तरीके से पूछ दिया, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन। देखिए, उदयन कौन वंश का था? अगर पूछे तो होगा हर्यक वंश। देखिए, हर्यक वंशीय शासक उदयन, इसका नाम था उदयभद्र भी। तो इसी के शासन काल की सर्व प्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। उसने राजगीर से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। तो सेम क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछ रहा है यहाँ पे। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? फिर से सेम सवाल, तो यह होगा ऑप्शन डी, उदयन ने बसाया था। 28वां देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ से दो सवाल आपको याद हो रहा है। पूछ दे दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र, तो आंसर होगा वैशाली। और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा इसका? लिच्छवी के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी जो था वह वज्जी संघ का प्रमुख था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बहुत ही आसान सवाल। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, ठीक है, जिसका प्राचीन नाम गिरिब्रिज था। देखिए, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश तो था बृहदत्त वंश। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध, जिसने राजगीर को अपना राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापिक शासक कौन था? तो यह बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। पूछ दे कि बिंबिसार किस वंश से जुड़ा हुआ था? आंसर होगा हर्यक वंश। इसकी मृत्यु जो है 492 ईस्वी पूर्व में हुई। इसके बाद अजात शत्रु जो है मगध का शासक हुआ। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया था। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? देखिए, पिछला क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन ध्यान से देखें अभी, तो इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे। अजात शत्रु के वंश का नाम तो यह था हर्यक वंश, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए,
मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने किया। देखिए, तो बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का संस्थापक था और इसका हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया। फिर अजातशत्रु का हत्या उसका पुत्र उदयन ने कर दिया था। ठीक है, देख रहे हैं आप। चलिए आगे देखिए। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियमसन जोन्स। देखिए, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। 32वां देखिए, ब्राह्मी लिपि सबसे पहले किसने पढ़ा? देखिए, यूपीपीसीएस पूछा इसको और बीपीएससी पूछा और भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी। देखिए, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लिखा जो लेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है उसका उपाचयन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवान प्रियम की पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश व महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः 1915 में मास्की से प्राप्त अभिलेख में अशोक के नाम को भी पढ़ लिया गया। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अशोक के जो लेख है कौन सा लिपि में है, होगा आपका ब्राह्मी। सबसे पहले किसने पढ़ा? ये होगा आपका जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आसान सवाल, आंसर होगा इंडिका, ऑप्शन डी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन वैदेशिक लेखक निरियाकस, एनिसिरिकस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज था, जिसके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं मिलती है। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने इंडिका का रचना किया। इंडिका के लेखक, सेम क्वेश्चन अलग तौर पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका दूत था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज जो था वह किसका दूत था? सेल्यूकस का था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। देखिए, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध यानी लिखा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ठीक है, लास्ट मौर्य राजा या एम्पायर पूछ रहा है, तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी बृहद्रथ। देखिए, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में की जाती है और वह शुंग वंश की स्थापना जो है करता है मौर्य वंश के बाद। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित की हुई है? जूनागढ़, भित्री, नासिक या फिर सांची? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्राज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है।
नेक्स्ट है 38वां, देखिए निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, खारवेल, बृहदत्त या फिर हुबस्क। जैन धर्म के प्रति झुकाव, तो यह था खारवेल नरेश, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए कलिंग का चेदी वंशीय राजा शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी में जो है इनका शासन था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध, ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन को। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? आंसर हो जाएगा महामेघवाहन से, ऑप्शन ए। देखिए कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन, अगर पूछ दे चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर होगा ये होगा महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन क्या है, तो यह है हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट देखिए प्राचीन भारत का नेपोलियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। देखिए इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों से मुक्त होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक कौन थे? हरिसेन। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक पूछे दे तो आंसर क्या होगा? हरिसेन। नेक्स्ट देखिए गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त। तो हुनों को जो पराजित है वह किया गया था किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता कौन था? खुशेनबाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप में इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत में तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया। तो बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है कि हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो होगा स्कंदगुप्त के समय, जिसने हुनों को हरा दिया था। अगला देखिए किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन ए। देखिए बिना जोती हुई भूमि जिस पर खेती न हो अपृहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक टर्म है, ठीक है। तो अपृहत भूमि किस काल का है? गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था के लिए यूज किया जाता है। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? इंपॉर्टेंट है। सुंग यून भारत की यात्रा कब किया था? तो 515 ईस्वी से लेकर के 520 ईस्वी तक। देखिए यह जो है 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां जो है एकत्रित किया था। 44वां देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हो जाएगा हेनसांग, ऑप्शन बी। देखिए हर्षवर्धन के समय की सबसे प्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग का भारत में आगमन था। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने का था, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। तो कब आया? 629 में।
किसके शासनकाल में? होगा हिनसांग के शासनकाल में। और उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सी यू की। तो पूछ दे सी यू क्यू के लेखक कौन है? तो होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखिए, कलहन पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक, आंसर होगा ऑप्शन डी राजतरंगिणी। अलग वे में पूछ सकता है इसको कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा कलहन। देखिए, कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। तो इसको अलग वे से पूछता है कभी कभी कि निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास वर्णित किया हुआ है, तो वहाँ पे राजतरंगिणी होगा। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह के शासनकाल में पूरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। तो यहाँ से एक चीज़ और याद कीजिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो होगा चाणक्य ने। चाणक्य किस चीज़ का बुक है? तो होगा राजनीति शास्त्र का। अगला देखिए, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र, आंसर हो जाएगा बिहार में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन बी जो है सही होगा। देखिए, उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में स्थित था। इसकी स्थापना कब हुई थी? पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो पूछ दे उदंतपुर शिक्षा केंद्र का स्थापना किस वंश के द्वारा किया गया? होगा पाल वंश। या फिर किस शासक? तो होगा गोपाल। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, नरसिंह देव, नान्य देव, विजय देव या हरिदेव? क्या होगा आंसर? कर्नाट वंश का संस्थापक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नान्य देव के द्वारा किया गया था। देखिए, नान्य देव ने इसकी स्थापना 1097 से 98 में किया और वे एक महान योद्धा थे। नान्य देव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़, ध्यान दीजिएगा, कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़ को बनाया गया था नान्य देव के द्वारा। कर्नाट वंश शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक, नान्य देव तो संस्थापक था, अंतिम शासक कौन था? यह हो जाएगा आपका हरि सिंह, ऑप्शन ए। देखिए, हरि सिंह देव थे लास्ट शासक। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। 49वां देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो छुआछूत की अवधारणा है अछूत की, वह किस काल में स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देने लगा था? आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय, ऑप्शन डी। देखिए, धर्मशास्त्रों में 4 वर्ण कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अंबष्ट, उग्र, ये सभी के सभी का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्र का उल्लेख किया, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। यानी छुआछूत की भावना कब हुई? धर्मशास्त्र के युग में ज़्यादा शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा, फिर से बोल रहे हैं फ्रेंड्स, वीडियो पे को लाइक जरूर कीजिएगा। टोटल 116 क्वेश्चन है, तो अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि कैसा लगा, ताकि हम बाकी सब्जेक्ट्स का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर सकें। तो इसका देखिए, कनिष्क काल के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बहुत ही आसान सवाल है। कश्मीर में, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति का आयोजन जो है कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल के समय कश्मीर के कुंडलबंड में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष। ठीक है, तो चौथा बौद्ध संगति का जो है शुरुआत बोल सकते हैं आप, वह कनिष्क के समय में हुआ। अध्यक्षता थी वसुमित्र की और उपाध्यक्ष कौन था? वह था अश्वघोष। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और यहाँ प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए।
कनिष्क ने इन्हें ताम्र पात्र पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के समय कहाँ पर हुई थी? राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक तो प्रथम के समय अजातशत्रु था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ। ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे सबकामीर। ठीक है। तो आपको याद करना है बौद्ध धर्म में हर बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उस संगति की प्रमुख घटना। इतना चीज आपको याद करना है जब भी आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। 51वां देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु जब होती है तो उसके बाद पहला बौद्ध संगति कब किया जाता है? तो यह होता है राजगीर में, जो कि पहला बौद्ध संगति था। ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनकी मृत्यु जो है वह उनका पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ पर? सारनाथ में। और उनकी मृत्यु होती है कुशीनगर, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अगला देखिए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, उसमें संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है। स्तंभ 1, 2 को इसको आपको सुमेलित करना है। तो प्रथम प्रवचन कब हुआ था? कहाँ पर? सारनाथ में। तो तीसरा का पहला। आप देखिए 4 ऑप्शन में ध्यान से कौन है तीसरा का पहला। फिर से आपका ज्ञान की प्राप्ति उनको हुआ था बोध गया में, यानी पहला का दूसरा। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। निधन हुआ था उनका कहाँ पर? कुशीनगर में। जन्म हुआ था लुम्बिनी में और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुआ था। सॉरी, मिस्टेक हो गया, फिर से देखते हैं। देखिए, जन्म उनका हुआ था लुम्बिनी में, मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। प्रथम प्रवचन सारनाथ, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। याद हो गया? चलिए अगला देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां पर। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर कहां पर बना हुआ है? आसान सवाल है। जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अगला देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन बी। देखिए, कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चौथी बुद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बट गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों का भी पूजा प्रारंभ हुआ। तो देवता बौद्ध गौतम बुद्ध को किस समय माना जाने लगा? कनिष्क के शासनकाल में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। आसान सवाल, वैशाली हुआ। ऑप्शन ए सही। देखिए, प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपद में राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, वहीं बज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्य में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सबसे शक्तिशाली थे। अगला देखिए, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो मुगल चित्रकला जो है सबसे ज़्यादा किस समय था? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या फिर अकबर? सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय में। ऑप्शन है।
देखिए, मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही समय में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर एवं पैरों को चित्रित करने का रिवाज भी था। तो आंसर होगा आपका जहांगीर इसका। देखिए, मुगल चित्रकला का स्वर्णिम युग भी कहा गया है जहांगीर के समय में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 16 महाजनपद हैं उसका वर्णन किस चीज में उपलब्ध है? तो सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 65 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया और ये कौन कौन से हैं? याद कर लीजिए। अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये 16 महाजनपद थे। इन सभी महाजनपद में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। पूछे थे अस्मक किस भारत में था, यह उसका क्षेत्र तो होगा दक्षिण भारत। जन संभ सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ विभिन्न प्रकार है। तो इसको छोड़िए, आपको 16 महाजनपद का नाम याद रखिए। दक्षिण भारत में कौन था? तो अस्मक था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना तो यह गुप्त वंश के समय हुआ था, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, नालंदा एक विश्वविख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम से दूर आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के बीच गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया। बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त एवं बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान में दिए थे। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे आप। इसका सही आंसर होगा बौद्ध एवं धर्म दर्शन, ऑप्शन सी। यह बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग जो है भारत आया था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मन शब्दारी व्यवस्था को क्यों लागू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत में मन शब्दारी प्रथा को क्यों लागू किया गया था? तो होगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, ऑप्शन बी। देखिए, मन शब्दारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया, जिसके बदले मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथन में आपको निकालना है कि कौन सा सही है, कौन गलत है और उसका व्याख्या सही है या नहीं। देखिए, कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ये तो सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। आपका ये भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका व्याख्या वो करता है, तो ऑप्शन बी हो गया। दोनों कथन सही है लेकिन उसका व्याख्या नहीं करता है। देखिए, नालंदा में एक विश्वविख्यात बौद्ध मठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। देखिए, 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप मुस्लिम था बख्तियार खिलजी, ठीक है, तो उसने इसको नष्ट किया था 12वीं सदी के अंत तक।
बंगाल के पाल शासक द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप जो है नालंदा का महत्व धीरे धीरे घटने लगा। अगला देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये होगा 6ठी शताब्दी, ऑप्शन बी। देखिए 544 492 ईस्वी पूर्व में था। मगध का वास्तविक संस्थापक देखेंगे तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हुआ ही था। मगध की राजधानी देखिए, तो मगध की राजधानी जो है राजगीर भी था और बाद में पाटलिपुत्र भी बना, तो इसीलिए इसको आयोग जो है प्रश्न को स्किप किया था। अगर प्रथम राजधानी पूछे तो राजगीर होगा, ठीक है। देखिए ए और सी दोनों सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज, बाद में उदय ने उसको पाटलिपुत्र बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ एवं पुराण में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश तो यह बृहद्रथ राजवंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रिज को अपना राजधानी बनाया था। अगला देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो नंद वंश के बाद जो है शुंग वंश इस पे शासन किया था, ऑप्शन बी सही होगा। सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, ठीक है। ऑप्शन ए, नंद वंश के बाद मौर्य वंश। देखिए, नंद वंश की स्थापना शिशु नाग वंश का अंत करके किया गया था। नंद वंश के कुल 9 राजा हुए। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी मोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता जो है शासक के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया, यानी उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो होगा विशाखदत्त, ऑप्शन सी। देखिए, विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया। 18वीं शताब्दी ईस्वी में घुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख हुआ है, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका। तो इन दोनों के लेखक भी अगर पूछे कि कौन है तो आंसर क्या होगा? विशाखदत्त होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? पीछे हमने किसी न किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन में इसको पढ़ा था, ठीक है। सिकंदर महान किसके समकालीन था? तो ये हो जाएगा आपका धनानंद, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए, महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराण एवं बौद्ध ग्रंथ में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जोनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है और भद्रसाल उसका सेनापति भी था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज का बना हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो लकड़ी का था, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं खुमरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त हुए। अगला देखिए, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ये होगा शिवाजी, ठीक है। अष्टप्रधान का गठन किसके द्वारा किया गया? शिवाजी के द्वारा। देखिए, शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित और न्यायाधीश शामिल थे।
ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? मौर्य राजा जो कि दक्कन पे विजय प्राप्त किया, तो यह था चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी। देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाता है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन था? ठीक है, यानी किस अभिलेख से यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो है वह पश्चिम भारत पर भी था? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। देखिए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। पूछता है कि सौराष्ट्र का सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो होगा पुष्यगुप्त। बाद में अशोक ने के यूनानी गवर्नर तुसासप ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें भी बनवाई। इस प्रांत को अनार्थ तथा सौराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? देखिए, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार और कलिंग अशोक के साम्राज्य में नहीं था, तो होगा आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी जो कि श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपना लाइक दीजिए, हमें सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। 72वां देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो होगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। देखिए, सिंहली अनुश्रुतियां दीपांश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्य काल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक के शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आंसर हो जाएगा प्राकृत। और वहीं पूछे लिपि तो होगा ब्राह्मी लिपि। देखिए, इसको आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है, यानी इस तरह से लिखा जाता है? कौन सा लिपि है जो दायां से बायां लिखा जाता है? ब्राह्मी, ख्रोष्ट, शारदा या नंदगिरी? आंसर हो जाएगा खारोष्टी, ऑप्शन सी। देखिए, प्राचीन भारत में खारोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों का है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? यानी अशोक का जो धम्म नीति था उसका मूल संदेश क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ठीक है, ये सभी के सभी राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, ये सभी के सभी धर्म का मूल संदेश था। देखिए, अशोक धर्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि
अपा शिनवे बहुकयाने दयादाने, सच्चे सोचिए महादाने साधु वचने, कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता एवं साधुता बनाए रखना। तो मूल संदेश में आपका शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सभी के सभी। 76 देखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक शिलालेख का कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कहा है? बताइए आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भाबरू स्तंभ। देखिए, भाबरू बैराट स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। यह अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है, और ये जो अभिलेख है वह यह प्रमाणित करता है कि अशोक था जो बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो होगा प्रियदर्शी, ऑप्शन बी। देखिए, अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवान प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी तथा राजा आदि के नाम से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौटिल्य का जो बुक है अर्थशास्त्र, वह किस चीज की किताब है? राजनैतिक नीतियों की। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। किस चीज पर? तो होगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। शासन, कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, आर्थिक संबंध। तो आंसर ये होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ठीक है, देखिए कौन कौन सा। तो कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत की जो समाज थी वह कितने भागों में विभक्त थी? ठीक है, तो टोटल जो है 7 भागों में विभाजित था, ऐसा कहा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। ये 7 भाग कौन कौन थे? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे विभिन्न पेशा अपना सकता था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख, तो यह आपका मेगास्थनीज की बुक इंडिका में मिलती है। ऑप्शन डी होगा सही। नेक्स्ट देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों के नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा, नहीं पता ही नहीं है कि किसके द्वारा लिखा गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन है वह मेगास्थनीज का बुक इंडिका में मिलती है। देखिए, इसके अनुसार पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता था। अगला देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई?
पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सबसे पहले अपना राजधानी बनाया था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की। ठीक है, और उसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र की। लेकिन ऑप्शन में आप यहाँ पे देखेंगे तो उदयन नहीं दिया हुआ, यानी हमको इस चार में से में देखना है कि इन चारों में सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था। तो ये होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग, बीमा, कदफिसेस, मिनांडर या गौतमीपुत्र सतकर्णी। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन व्यापक पैमाने पर तो यह किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन सी सही होगा, बीमा कदफिसेस के द्वारा। देखिए, ठीक है, आगे देखिए, कला की गंधार शैली निम्न में से किसके समय में फली फूली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला की गंधार शैली किसके समय में ज़्यादा डेवलप हुआ? तो होगा कुषाणों के समय, ऑप्शन ए। देखिए, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? देखिए, सभी वंशों का क्रम आप जरूर नोट करके याद कर लेंगे, बार बार वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुंग वंश के बाद जो है वह शासन करता है कौन? कण्व वंश, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह था कण्व या कण्व नाम से जाना गया। शुंग के समान भी यह भी ब्राह्मण वंश था। तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना होती है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, चार ऑप्शन को ध्यान से, गिरनार, जूनागढ़, हाथीगंपा या सारनाथ लेक। राजा खारवेल, तो यह जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स हाथी गुफा से, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज अभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट देखिए 89 क्वेश्चन नंबर, टोटल 116 क्वेश्चन, तो लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, देखिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आंसर हो जाएगा गुप्त काल, ऑप्शन ए। देखिए, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में था, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो उसे त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हिनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर, कुम्हरार, सोनपुर, ये सभी के सभी जो है उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास्य के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, यानी धीरे धीरे जो है विघटित हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, भचोड़, कॉम्बे या फिर ताम्रलिप्ति। उत्तर भारत में व्यापार के लिए उपयोग किया जाने वाला बंदरगाह, आंसर के बताइए इसका। ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर ताम्रलिप्ति। देखिए, ताम्रलिप्ति बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि के देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकक्ष यानी भचौड़ था, जहां से पश्चिम देशों में समुद्री व्यापार होता था। तो देखिए, उत्तर भारतीय का ताम्रलिप्ति होगा और पश्चिम भारत का भचौड़ प्रमुख बंदरगाह। किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा अधिक ग्राम अनुदान में दिया?
गुप्त, राष्ट्रकूट, पाल या प्रतिहार वंश? तो ये हो जाए आपका गुप्त वंश। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर कितनी थी? ये भी बार बार रिपीट होता है। तो भूमि राजस्व की दर जो थी 1/6 भाग था उपज का। ऑप्शन बी। देखिए गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपने उपज का एक भाग राजा को देकर कर के रूप में देना पड़ता था, जो शिष्टांग होता था, यानी 1/6 होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रांग तथा भाग कर कहा गया है। भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन सबसे अधिक है? पार्थियन, कुषाण, गुप्त या हिंद यूनानी लोग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त का। देखिए भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राजसिंह था। तो गुप्त का राजसिंह अगर पूछे थे तो क्या होगा? गरुड़। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता था? तो ये था आर्यभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र के लिए जाने जाते थे, तो ये थे कौन? ऑप्शन ई होगा इसका सही आंसर। ठीक है। देखिए सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता था। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि से। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार। शौमिला गुप्तकालीन नाटककार जिसे कालिदास ने भाष और कविपुत्र के साथ याद किया। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र उपयुक्त इसमें से कोई नहीं था। यद्यपि बिहार लोक सेवा ने अपने प्रारंभिक उत्तर, इसका सही उत्तर ये माना, चूंकि देखिए ये जो है दिया हुआ यहाँ पे है, यहाँ पे आयोग जो है पहला यहाँ पे ये इसका सही आंसर माना था, लेकिन तो एक्चुअली में औषधि से नहीं जुड़े थे, ये शल्य क्रिया से जुड़े हुए थे। फिर भी आयोग जो है इसका आंसर ये माना था, लेकिन रियली में इसका आंसर ये होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। सही कर पा रहे होंगे इसका आंसर ऑप्शन डी जो है सही है। देखिए पढ़ लीजिए हेनसांग के बारे में। तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया 637 ईस्वी में। हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। देखिए यह 629 में भारत आया था, 637 में नालंदा जाता है। इस समय वहाँ के कुलपति कौन थे ये भी पूछ सकता है, तो शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धनकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया था। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये मथुरा था। देखिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीबान कहाँ का निवासी था? कबीबान कहाँ का निवासी था? ये हो जाएगा पाटलिपुत्र का, ऑप्शन ए। देखिए बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक, ये तीनों की तीनों जो बुक है वह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? इति सिंह बिहार कब आया था? ये 671 या 672 माना जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए 671 या 72 में आया था वह, तब वह युवक था। अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से वह विश्व भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर के भारत आया।
675 से 685 तक नालंदा विश्वविद्यालय में उसने यानी 10 वर्षों तक अध्ययन किया। 693-94 में लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? 100वां क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये थे कुमारगुप्त। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शुक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के पहली महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। शुक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, तो आंसर कुमारगुप्त प्रथम ही होगा। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? महेंद्र द्वितीय थी। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किसके था? बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड या जावा? तो हो जाएगा जावा, सुमात्रा से, ऑप्शन डी। देखिए, पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव से अनुरोध कर उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बालदेव पुत्र। देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण? तो आंसर हो जाएगा मुस्लिम शासक। कौन था वह? बख्तियार खिलजी। ठीक है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? ये होगा चंदेल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। देखिए, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय में 950-1050 के बीच बनाए गए। यह मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक? आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, धर्मपाल। ऑप्शन बी। देखिए, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की। दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान हुए और ये तिब्बत की भी यात्रा किए थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया हुआ है? कादम्ब, चेर, चोल या पांड्य? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कदम्ब का जो है वर्णन वह संगम साहित्य में नहीं किया गया। ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। संगम साहित्य में देखिए चोल, चेर और पांड्य राजा का वर्णन किया हुआ है सिर्फ। संगम युग में उरैर, देखिए नेक्स्ट 108वां क्वेश्चन। संगम युग में उरैर किसके लिए विख्यात था? तो ये हो जाएगा कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था उरैर। ये तमिलनाडु के चिरुपल्ली स्थित कावेरी तट पर उरैर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं बारानम नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैर कपास और सूती वस्त्रों का बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो होगा विशाखदत्त। ऑप्शन बी। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा चंद्रबरदाई। ऑप्शन डी। देख लीजिए, चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला है, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भास।
देखिए इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक आप देखेंगे महाकवि भास के नाम से 13 नाटक है। देख लीजिए कौन कौन सा, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा, 1 सेकंड पॉज करके। अगला देखिए 112वां क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया? कुमार संभव, तो ये लिखा गया कालिदास के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। आंसर होगा मिलिबंध, ऑप्शन बी। देखिए पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पनाहों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं किया हुआ है कहीं भी। हर्षचरित नामक पुस्तक, तो ये आसान सवाल है काफी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। ठीक है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ध्यान से देखिए ऑप्शंस को, चोल काल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? तो होगा ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? होगा गोपुरम, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है पूरा प्राचीन भारत अपडेटेड अब तक का कंप्लीट हो गया है। ध्यान से वीडियो को 1-2 बार देखिए, सारे एग्जाम्स में के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चैनल पर नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन पे जाके और बिल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए या और भी मैगजीन, न्यूज़पेपर, नोट्स के इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर शिक्षा सेंटर सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे जा करके हमें फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पे फॉलो कीजिए, जुड़िए। सारे अपडेट्स, इंपॉर्टेंट वैकेंसी, न्यूज़, सारा चीज़ वहाँ पे आपको मिलते रहेगा। फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसका लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।